नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की कक्षा के अंदर हम रीट की बात कर रहे थे। रीट के 2022 विज्ञान की जो कक्षा है इसमें हमने बात करी थी आप लोगों के लिए सजीव और निर्जीव की हमने बात करी थी। 2 कक्षाएं इससे पूर्व हो चुकी है। ये व्याख्यान संख्या 3 है और व्याख्यान संख्या 3 में हमने सजीव और निर्जीव में अंतर तो करने के बाद में सजीव के बारे में सूक्ष्म जीव हमको पढ़ना था। देखिए, सूक्ष्म जीव पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें ज्ञात होनी चाहिए। आखिरकार सूक्ष्म जीव है क्या? वो जीव जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में अपने जीवाणु, विषाणु यानी कि वायरस, और कुछ भाग में हम यहां पर कवक की बात करेंगे। ये 3 चीजें हमको पढ़नी है। अब किताब में या यूं कहूंगा कि पाठ्यक्रम में इनके लाभ की और हानि की, इनसे होने वाली हानियां, तो हानि में हम बीमारी की बात कर सकते हैं। जो भी हमें रोग हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न होता है, चाहे वो वायरस के कारण हो, और ताजा रोग आप लोगों को पता अभी कौन सा चल रहा है, कोविड चल ही रहा है। तो जो रोग है वो हानि है। और कुछ चीजों में, कुछ मायनों में जीवाणुओं से और वायरस से हमको क्या होता है? लाभ होता है। कवक से हमें लाभ होता है। तो इनके बारे में हमें सूक्ष्म जीव के अध्ययन में पहले पढ़ना है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सूक्ष्म जीव अगर शब्द आया है तो शुरुआत से कहां से हमको पढ़ना होगा? तो रीट के इस क्लास के लिए मैं कुछ पहले की कहूंगा कि कुछ पहले की भूमिका बना लेता हूं आप लोगों के लिए कि किस तरह से हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए, या आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए। लंबे समय अंतराल के बाद आप वापस पढ़ रहे हो, जब आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, उसके बाद में आप लोगों को कुछ चीजें, महत्वपूर्ण चीजों को ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि एक शब्द आता है वर्गीकरण। शब्द क्या है? वर्गीकरण, यानी कि समानता और असमानता के आधार पर जब किसी भी सजीव को वर्गीकृत किया जाता है या उनकी इकाइयों में बांटा जाता है, उसे क्या बोलता है? वर्गीकरण उसे कहेंगे अपन। वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? तो वर्गीकरण विशिष्ट लक्षणों के आधार पर किया जाता है ना। जिनके लक्षण समान होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, जिनके लक्षण समान नहीं होते उनको हम दूसरों के साथ में रखेंगे या उसको अलग ही रखेंगे। जब वर्गीकरण की बात आती है तो एक शब्द आता है नामांकरण। नामांकरण का अर्थ यह है कि उन सजीवों को उस विशिष्ट नाम के साथ जाना जाता है। चाहे जैसे कि हम बात करते हैं ओरेजा सेटेरो, है ना, जिसे हमने बात करी। मानव के लिए हम बात करते हैं तो होमोसेपियंस, यानी कि एक विशिष्ट नाम है। ये विशिष्ट नाम कहां से प्राप्त हुए? हमको नामांकरण से। नामांकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अगर ये बात करें तो आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक ही राज्य में अलग अलग जो शहर हैं या अलग अलग भाग हैं, वहां पर उस जीव को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर अलग अलग देशों में तो उसको अलग अलग नाम से जाना ही जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं वो कारगर सिद्ध नहीं होता है। तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि इसलिए हमने क्या जरूरत पड़ी? नामांकरण की जरूरत पड़ी। सबसे पहले कैरोलियस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सिस्टमैटिक इस चीज को समझाने का प्रयास किया था, और 1753 के अंदर सजीवों को उन्होंने वर्गीकृत करके समझाने की कोशिश करी, और उन्होंने नाम दिया था द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के अंदर उन्होंने सजीवों को वर्गीकरण करने के लिए वंश और जाति का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? वंश और जाति का उपयोग किया था। वंश क्या है? तो वंश एक जेनेरिक नाम रखा गया था। जेनेरिक नाम क्या होता है? जेनेरिक नाम का मतलब यह है कि उनकी विशेषताओं के आधार पर नाम, जैसे कि कौवा काला है, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो उसके आधार पर, है ना, यानी कि जो उस वंश का नाम पहले कैसे डिसाइड होता था, उसकी विशेषताओं के नाम के आधार पर रखा जाता था। तो वंश और जाति यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की जाति है। तो द्विनाम पद्धति
जो कि 1753 के अंदर कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। उन्होंने क्या किया था, वंश और जाति के नाम के आधार पर इनको क्या किया था, वर्गीकृत किया था। अब वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है हम किसमें पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान के अंदर पढ़ रहे हैं। कहने में हम क्या कर रहे हैं कि विज्ञान में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। विज्ञान क्या है, अब ये प्रश्न आ जाए कि विज्ञान क्या है, इसको समझ लेते हैं। यानी कि हमें शुरुआत से इस चीज को पढ़ना है। जब हमने बात करी थी सजीव और निर्जीव की, और सजीव और निर्जीव पढ़ने के बाद में ये आपकी तीसरी क्लास है, तो उसमें शब्द आता है विज्ञान। विज्ञान क्या है, तो क्रमबद्ध, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्रमबद्ध। जब हम क्रमबद्ध की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास में एक निश्चित क्रम होगा, उसके आधार पर ही हम किसी चीज को पढ़ते हैं, वही चीज क्या है, विज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान। विज्ञान क्या कहा हमने, बहुत ही छोटी कक्षाओं में हम इस शब्द का उपयोग करते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, विज्ञान है। और विज्ञान का वर्गीकरण करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भाग किए होंगे, जैसे कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बाद में रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के बाद में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में आप लोगों ने पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी। अब यहां पर समझने की बात यह है कि जीव विज्ञान, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं बायोलॉजी की, तो अगर जीव विज्ञान के जनक की बात करूं, जीव विज्ञान के जनक की बात करूं, वो अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। और अगर मैं पादप विज्ञान के जनक की बात करूं, तो वो थियोफ्रेस्टिस है। अरस्तु, अगर मैं जीव विज्ञान की बात कर रहा हूं, सुनना मेरी बात, मैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, तो जनक कौन है, अरस्तु है। जबकि पादप विज्ञान की बात कर रहा हूं, यानी कि बॉटनी की बात कर रहा हूं, तो थियोफ्रेस्टिस क्या है, जनक है। अब अगर मैं जंतु विज्ञान की बात कर रहा हूं, यानी कि प्राणी शास्त्र की बात कर रहा हूं, हिंदी में सुनना मेरी बात को, प्राणी शास्त्र की, यानी कि मैं जूलॉजी की बात कर रहा हूं, तो उनके जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे, फिर से अरस्तु हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी बात आती है प्राणी शास्त्र की, जब भी बात आती है जंतु शास्त्र की या जंतु विज्ञान की, जब भी बात आती है जूलॉजी की, इन तीनों एक ही शब्द हैं और इनके जनक जो है वो कौन है, अरस्तु हैं। जबकि अगर बायोलॉजी की बात आती है, यानी कि जीव विज्ञान की बात आती है, उनके जनक भी कौन है, अरस्तु हैं। और बॉटनी की बात आती है, यानी कि पादप विज्ञान की बात आती है ना, वनस्पति शास्त्र हिंदी में, तो हम क्या बात करेंगे, थियोफ्रेस्टिस की बात करेंगे, उनके जनक थियोफ्रेस्टिस है। अब सीधी सी बात यह है कि क्या ये अरस्तु और ये अरस्तु दोनों एक ही, हाँ भाई साहब, ये और ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन थियोफ्रेस्टिस और अरस्तु में क्या संबंध है, क्या पिता पुत्र का संबंध था, नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध था, ध्यान रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमको पढ़नी थी कि बायोलॉजी जो है कहां से प्रारंभ है और उनको कितने भागों में हमने वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो मूल रूप से हमने जो वर्गीकरण किया है विज्ञान का, एक बात भौतिक, रसायन और जीव, और जीव विज्ञान को हमने दो भागों में, अब जीव विज्ञान के अलग अलग सूक्ष्म विज्ञान और अनेक भागों में हमने उसको माइक्रोबायोलॉजी और उसमें डिवाइड कर दिया। तो अब इस चीज को आप लोगों ने समझ ली। इस चीज में अगला भाग हमारे पास में आता है जब कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण को कंप्लीट किया, उसके बाद में एक शब्द आता है व्हिटेकर। व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर पूरा नाम है। तो व्हिटेकर ने पंच जगत अवधारणा दी, पंच जगत अवधारणा। व्हिटेकर की पंच जगत अवधारणा क्या थी, उन्होंने वर्गीकरण को 5 भागों में विभक्त कर दिया, है ना। नाम इन्होंने क्या कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा,
कवक, प्लांटी और एनिमल। इन्होंने मूल रूप से 5 भागों में इसका क्या किया है, वर्गीकरण किया है। प्लांटी में सारे प्लांट हैं, एनिमिलिया में सारे एनिमल हैं, कवक आप लोग नाम से समझ गए होंगे। अब मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दो में ही सब कुछ परिवर्तन है। समझने की जो क्लास है वो यहीं पर है। अब यहां पर एक शब्द और आएगा जिनका मैं आगे उपयोग करने वाला हूं, मैं यहां पर नोट डाल देता हूं आप लोगों के लिए, और वो आता है प्रोकैरियोट। और एक शब्द आता है यूकैरियोट। ये 2 शब्द आएंगे, पहले ही इन शब्दों को समझ लेते हैं ताकि अगली क्लास जब भी होगी उसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट शब्द आए तो आसानी से समझ सको। प्रोकैरियोट का मतलब क्या हुआ, प्रो यानी कि पहले, पहले बोले तो आदिम या आद्य। कैरियोट शब्द का अर्थ होता है केंद्रक, यानी कि जिनमें पुराना केंद्रक है उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट का मतलब क्या हो गया, जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। जिनमें सुविकसित केंद्रक होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूकैरियोट शब्द का उपयोग करेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब इनके साथ साथ में हमारे पास में जिनमें केंद्रक की तो बात हो गई है ना, एक शब्द आता है एक कोशिक। एक शब्द क्या आएगा, एक कोशिक। आजकल यही शब्द बदल गया है और हो गया है अकोशिकी। पहले शब्द क्या उपयोग ला रहा हूं, एक कोशिकी, यूनिसेलुलर, यानी कि अकोशिकी शब्द उपयोग कर रहे हैं अपन। अब अकोशिकी यानी कि एक ही कोशिका जब क्या करे, संपूर्ण शरीर के समान काम करे, उसे हम शब्द क्या करते हैं, एक कोशिकी। अब वो एक कोशिकी नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, अकोशिकी। ध्यान देना। उसी के साथ साथ में एक शब्द आता है बहुकोशिकी। बहुकोशिकी, बहुकोशिकी मतलब एक से अधिक कोशिकाओं का समूह, और वो क्या करे, शरीर का निर्माण करे। अब यहाँ पर कहां से प्रोटिस्टा से चालू होता है कि कवक से चालू होता है कि प्लांटी से बहुकोशिकी चालू होता है, शब्द ध्यान रखना आपको कि बहुकोशिकी, एक कोशिकी हो गया, बहुकोशिकीय शब्द हो गया आप लोगों के लिए। अब एक आता है परजीवी। परजीवी तो आपने सुना ही होगा, परजीवी ऐसा जीव जो दूसरों पर निर्भर रहता है, क्या कहलाएगा, परजीवी। एक होता है परपोषी, दूसरों का पोषण करने वाला, परपोषी है ना। एक होता है सहजीवी, सहजीवी जो साथ में रह रहे हैं और दोनों को लाभ है, ऐसे होते हैं सहजीवी, साथ में रहने वाले। अब इनमें भी अलग अलग कैटेगरी है, उन पर भी हम बात करेंगे। तो यानी कि कुछ शब्द यहाँ पर बार बार आएंगे जिनमें प्रोकैरियोट आएगा, यूकैरियोट आएगा, अकोशिकी आएगा, बहुकोशिकी आएगा, परजीवी आएगा, परपोषी आएगा, सहजीवी आएगा, और एक आएगा प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी है ना, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, जैसे प्लांट है उनके अंदर होगी, तो उनका नाम भी आएगा। और एक होते हैं हमारे पास में, जैसे परपोषी है तो स्वजीवी। इन शब्दों पर अपन आगे अध्ययन भी करेंगे। तो पंच जगत अवधारणा जो आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, इनके आधार पर ही हमें सूक्ष्म जीव का ज्ञान हुआ। अब सूक्ष्म जीव में हमारे पास में कौन आता है, तो आप लोगों को ध्यान होगा लुई पास्चर करके नाम आता है, और उन्होंने सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी दी थी। इसीलिए सूक्ष्म जीव का जो जनक है वो लुई पास्चर को माना जाता है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि सबसे पहले उन्होंने दांतों की गंदगी में, बारिश के पानी में उसको देखा था, है ना। फिर किस प्रकार से कोशिका की खोज हुई थी। एक आगे जो हम कोशिका की बात करेंगे तो सजीवों में कोशिका की जो खोज हुई थी उसके बारे में आप देखेंगे कि जैसे कि उन्होंने कोक के ऊपर से निकाल के पतली सी एक स्लाइड काट के देखा था। हालांकि वो वास्तव में कोशिका नहीं थी,
कोशिका भित्ति थी, लेकिन उनका सबसे पहले रॉबर्ट हुक, फिर हम रॉबर्ट ब्राउन, इस प्रकार से केंद्रक की खोजी, फोंटाना की बात करेंगे, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, कोशिका का जो शक्ति ग्रह है उनके बारे में बात करेंगे, सी बेंदा ने क्या लिखा था उनके बारे में बात करेंगे। तो पूरा एक प्रोसेस रहेगा आपकी क्लास का, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो सूक्ष्म जीव पढ़ने जा रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसका वर्गीकरण कहाँ से है, और जो जो हमने पॉइंट लिए थे, जैसे कि वर्गीकरण लिया था, नामांकन शब्द अपने उपयोग में लाए थे, द्विनाम पद्धति का उपयोग किया था, जेनेरिक शब्द का उपयोग किया था, विटेकर की बात करी, पंचजगत अवधारणा की अपन ने बात करी। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है और आप लगातार अपने मित्रों को इस चीज के लिए अवगत कराइए इस चीज से। आने वाली क्लास में हम सूक्ष्म जीवों में जीवाणु की बात करेंगे, और जीवाणु में एक ही साथ में हम सारा उसका पॉइंट ले लेंगे कि उसमें क्या हानि है, क्या लाभ है। तो जीवाणु की जो कक्षा है काफी लंबी चलेगी, 1-2-3 क्लास होगी उसकी। उसके बाद में हम कवक की बात करेंगे, कवक की भी 1-2 क्लासें होंगी। तो आप लोगों को लगातार जुड़ा रहना है, और जो 2022 रीट आ रही है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो उस महत्वपूर्ण पहलू को शुरुआत से ही हम कंप्लीट करा रहे हैं, और आपको भी अभी से ही इसे प्रारंभ करना है। इनको साथ के साथ नोट्स में बदलना है। हम कोशिश करेंगे आपको नोट्स प्रोवाइड हो, लेकिन अपने खुद के नोट्स बने हो तो ज्यादा बेहतर है। तो आप ये भी प्रयास कीजिएगा। तब तक इनको नोट्स को आपके हिसाब से उतारना है, अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करना है। लाइक अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं, और ठीक है, अपने मित्रों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।